औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल वेटर टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल। आई एम ए वेटनेरियन डॉक्टर। और आज हम जिस बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे उसकी अक्सर फार्म पे वबा आती है, और जब वबा आती है तो एक जानवर से दूसरे जानवरों में बड़ी तेज़ी से बीमारी फैलती है। और ये एक स्किन की बीमारी है, जल्द की बीमारी है, और जिसमें जल्द जो है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होती है, और ये काफ़ी हद तक फार्मर के लिए भी नुकसान का बाइस बनती है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर जो रिप्रोडक्शन है और इसके साथ साथ कह लें जो प्रोडक्शन होती है जानवर की वो बहुत ही कम हो जाती है। तो आज हम जिस बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस बीमारी के बारे में बातचीत करेंगे, उसको कहते हैं काउपॉक्स की बीमारी। जो काउपॉक्स की बीमारी है, इसका दूसरा नाम इसको वेरियोला वैक्सीना भी कहती हैं, क्योंकि जो वैक्सीना है इसका मतलब होता है, वैका से लफ्ज़ लिखना है और वैका का मतलब होता है काउ। ठीक है, तो ये एक कंटेजियस बीमारी है जो कि छूने के ज़रिए फैलती है। अगर फार्म पे एक जानवर को होगी तो दूसरे जानवर को भी छूने के ज़रिए हो सकती है। उसके बाद अरप्टिव, इसमें क्या होता है कि स्किन के ऊपर कुछ ज़ख़म से बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्किन है वो फट जाती है, और ये मोस्टली कैटल के अंदर बीमारी पाई जाती है। लेकिन मोस्टली ऑन द अडर एंड टीट, और ज़्यादातर ये जो दाने से बनते हैं जिसको हम काउपॉक्स कहते हैं, छोटे छोटे, जैसा इंसानों के अंदर चीचक की बीमारी होती है, मुंह पे दाने वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं, पूरी बॉडी पे दाने बनते हैं, जिसको हम स्मॉल पॉक्स की बीमारी भी कहते हैं। उसी तरीके से गाय में भी ये काउपॉक्स की बीमारी पाई जाती है। और जो गाय की जो बॉडी है उसमें मोस्टली जोर पे उसका जो अडर होगा, जो हवाना होगा, और उसके साथ साथ उसके जो टीट होंगे वहाँ पे ये छोटे छोटे दाने से पाए जाएंगे। इसके अलावा पूरी बॉडी पे ये दाने फैले हुए होते हैं, लेकिन मोस्टली इन जगहों पे ये होते हैं। ट्रांसमिट टू ह्यूमन ज़ूनोटिक। अब ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो कि जानवरों से इंसानों में फैल सकती है, इस वजह से इसको हम ज़ूनोटिक डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी ज़ूनोटिक डिजीज़ मैं बहुत सारे पहले लेक्चर में ये बता चुका हूँ। ऐसी बीमारियाँ जो कि जानवरों से इंसानों और इंसानों से जानवरों में फैलती हैं, उन बीमारियों को हम ज़ूनोटिक डिजीज़ या ज़ूनोटिक बीमारियाँ कहते हैं। और ये बीमारी भी जानवरों से यानी गाय वगैरह से इंसान में फैल सकती है। वो कैसे फैलती है वो आगे जाके मैं आपको ये बताऊँगा। काउपॉक्स वायरस की वजह से ये बीमारी होती है, और मोस्टली अफेक्टेड काऊ, और ज़्यादातर ये काऊ को ही अफेक्ट करती है, गायें ही इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। ट्रांसमिशन की तरफ आती है, बीमारी किस तरीके से एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है। तो पहले नंबर में आप बता चुका हूँ कि ये जो बीमारी है मोस्टली जो कंटेजियस है, छूने के ज़रिए ये फैलती है। अगर किसी जानवर को ये बीमारी थी, उस पस वगैरह यानी कि पीप वगैरह उन दानों में पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो पस या पीप जो है वो अगर किसी और जानवर में ट्रांसफ़र हो जाए, किसी और जानवर को लग जाए, तो उसमें ये बीमारी फैल सकती है। ट्रांसमिटेड बाय अफेक्टेड काउस, यानी कि जो काऊ थी, जो गाय थी, बीमार हो चुकी थी, उसके ज़रिए दूसरे जानवर को लग सकती है। ट्रांसमिट बाय द हैंड ऑफ मिल्कर। अब वो गवाला मिलकर जो कि गाय का दूध दोता है, उस गाय का दूध जिसको काउपॉक्स की बीमारी हो चुकी है, तो उसके ज़रिए दूध दोहने के ज़रिए क्या होगा, वो गवाले को भी बीमारी लग सकती है। वो इसके अलावा अगर वो किसी और गाय का दूध होता है तो वो एज ए कैरियर भी काम कर सकता है, बीमारी को एक जानवर से दूसरे जानवर तक फैलाने का काम भी वो कर सकता है। तो इस तरीके से ये बीमारी फैलती है। इसके अलावा इंसेक्ट आल्सो ट्रांसमिट, और जो कीड़े मकोड़े, जो मक्खियाँ वगैरह होती हैं, जो फ्लाइज होती हैं, उनके ज़रिए भी बीमारी ये फैल सकती है। कैसे फैलेगी कि जब किसी जानवर के बॉडी के ऊपर आप कह लें कि छोटे छोटे दाने से बनना स्टार्ट होंगे, अगर वो दाने फट जाते हैं तो उनमें से पानी सा निकलता है, पस निकलती है। जब वो पस निकलेगी उसके ऊपर आगे ज़ख़म के ऊपर, दानों के ऊपर कोई मक्खी वगैरह बैठेगी, तो ज़ाहिर बात है वो उनमें से कुछ हिस्सा आप कह लें बॉडी के अंदर इंसर्ट कर लेगी, शक कर लेगी। ठीक है, जब वो ही या उसके जो पाँव वगैरह हैं उनके ऊपर भी वो वायरस लग सकता है, वो पस लग सकती है। और उसके बाद अगर वही कह लें कि जो मक्खियाँ, जो फ्लाइज हैं, वो उड़ के चारे के ऊपर बैठ जाए, या किसी और जानवर के पास चली जाए, पानी के ऊपर बैठ जाए, या इंसान के खाने के ऊपर बैठ जाए, तो उस तरीके से वो एक जानदार से दूसरे जानदार के अंदर फैल सकती है। तो इंसेक्ट के ज़रिए भी ये बीमारी फैलती है। मिल्किंग मशीन के ज़रिए, क्योंकि फार्मर जो होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा गायें होती हैं, तो वो दूध दोहने के लिए मिल्किंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अब जो मिल्किंग मशीन है वो एक से ज़्यादा जानवरों पे लगाई जाती है, क्योंकि एक जानवर का जब मिल्किंग हो जाती है, दूध धो दिया जाता
जाता है तो उसके बाद वही मशीन बगैर किसी सफाई के दूसरे में लगा दी जाती है। अगर एक ऐसे जानवर की मिल्किंग की जाए जिसको पॉक्स की बीमारी थी तो ज़ाहिर बात है उस मिल्किंग मशीन के जो टीथ के ऊपर हम लगाते हैं पार्ट्स मशीन के, उसमें भी वायरस आ चुका होगा। अब वही वायरस वाला अगर हम मशीन का पार्ट किसी और जानवर के अड्डर पे लगाएंगे तो उसमें भी वो वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसलिए मिल्किंग मशीन के ज़रिए भी ये बीमारी फैल सकती है। उसके बाद वायरस इंटर थ्रू स्मॉल ब्रेन ऑफ अडर आर टीथ। और इसके अलावा जो वायरस है अगर बॉडी के ऊपर कोई ज़ख़म है, हवाने के ऊपर कोई ज़ख़म है या टीथ के ऊपर, थनों के ऊपर कोई ज़ख़म है तो उसके ज़रिए भी ये वायरस की बॉडी में जा सकता है और बीमारी की वजह बन सकता है, मोस्टली इन विंटर सीज़न। और ये बीमारी ज़्यादातर जो मौसम सरमा है, सर्दी का मौसम, उसमें ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। पैथोजेनेसिस की तरफ आते हैं। पैथोजेनेसिस कहते हैं कि जब वायरस बॉडी में दाखिल हो जाएगा तो उसके बाद वो किस तरीके से बॉडी में बीमारी फैलाने की वजह बनता है। तो इनक्यूबेशन पीरियड जो इस बीमारी का वो है 3 से 7 दिन। ठीक है, इनक्यूबेशन पीरियड में बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ कि जब वायरस बॉडी में दाखिल होता है तो फ़ौरन से बीमारी नहीं फैलाता, वो अपनी तादाद बढ़ाता है और तादाद बढ़ाते बढ़ाते उसको कुछ दिन लग जाते हैं। तो वायरस जब दाखिल हुआ है और जब वो बीमारी फैलाने के काबिल हो जाता है और जानवर के अंदर बीमारी के अलामा ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, उस वक्त तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड, जो कि इस केस में 3 से 7 दिन तक हो सकता है। यानी 3 दिन के अंदर भी अलामा ज़ाहिर हो सकती हैं, 7 दिन तक अलामा ज़ाहिर हो सकती हैं। अब आते हैं किस तरीके से बॉडी में दाखिल होता है। जो वायरस है स्किन के ऊपर कोई भी अगर ज़ख़म है, ब्रेन ऑन स्किन है, उसके ये वायरस इंटर हो जाएगा। वायरस जब इंटर होगा तो वो चला जाएगा ब्लड के अंदर। जब ब्लड के अंदर जाएगा तो उसके ज़रिए जो ब्लड सप्लाई होगी, आपको पता है कि बॉडी के हर सेल के पास जाती है, तो हर सेल के पास वो वायरस वाला जो खून है वो स्किन के हर सेल के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बाई हार्ट, दिल के ज़रिए। ठीक है, उसके बाद जब स्किन की तरफ जाएगा तो स्किन जो पूरी बॉडी की होगी वहाँ पे पेप्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, छोटे छोटे दाने से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जो दाने पेप्यूल्स होते हैं ये थोड़े से आप कह लें कि हार्ड होते हैं। उसके बाद कुछ अर्सा गुजरने के बाद ये थोड़े से आप कह लें कि नरम हो जाएंगे, कहते हैं वेसिकल्स। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़े से और नरम हो जाएंगे। अब क्या होगा कि जो वेसिकल्स थे उनकी दीवारें फिर भी मोटी होंगी, लेकिन जो ब्लिस्टर होंगे उनकी दीवारें छाले की तरह आप कह लें, उनकी दीवारें बिल्कुल पतली हो जाती हैं और उनके अंदर वाइट सा पानी पैदा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो ब्लिस्टर्स हैं वो फट जाते हैं और जब फट जाते हैं तो वो पस्ट्यूल बन जाते हैं। पस्ट्यूल से मुराद ये है कि जब उनमें पीप पैदा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जो छाले से होते हैं जब उनके अंदर अब साफ़ कलर का बिल्कुल क्लियर जो वाटर सा था वो ख़त्म हो जाएगा और अब उनके अंदर जो पस है, जो पीप है वो पैदा होना शुरू हो जाएगी। जब वो पैदा होना शुरू हो जाएगी उसको हम कहते हैं पस्ट्यूल। फिर बाद में पस्ट्यूल जब फट जाते हैं तो वो वहाँ स्कार से बना जाते हैं, गड़े से बना देते हैं और गड़े जो है उसके ऊपर आस्ता आस्ता ज़ख़म जो फिल होना शुरू हो जाता है तो उसको हम कहते हैं स्कैब। अब जो स्कैब है डिटेक्ट ड्यूरिंग मिल्किंग एंड अल्सरेटिव एरियाज 12। और ये जो स्कैब हैं, ये जो मिल्किंग करने वाला जो होता है या जो मिल्किंग मशीन लगवाने वाला वर्कर होता है वो उस वक्त देख सकता है जब वो मशीन लगा रहा होता है या दूध को धो रहा होता है कि अडर के ऊपर या हवाना आप कह लें उसके ऊपर और जो टीट हैं, जो थन है उनके ऊपर इस तरह के कोई ज़ख़म वगैरह तो नहीं है जो भर रही हैं। और वहाँ से उसको पता चल जाता है कि इसको कोई ना कोई बीमारी हो चुकी है, यानी कि स्मॉल पॉक्स की बीमारी हो चुकी है, काउ पॉक्स की बीमारी हो चुकी है। इसके अलावा जब वो जो स्कैब हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं, जो स्किन भर गई थी, जो ज़ख़म भर गया था उसके ऊपर से जो स्किन है आस्ता आस्ता उतरना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ क्या अल्सरेटिव यानी कि अल्सर भी हो सकता है स्किन का। अब आते हैं साइन एंड सिम्टम की तरफ। जब बीमारी हो जाती है जानवर के अंदर तो उसके अंदर कौन कौन सी अलामात हैं वो नज़र आती हैं। तो पहले नंबर पे जानवर का जो बुखार होना शुरू हो जाएगा, लेकिन बुखार इतना ज़्यादा नहीं होगा बट माइल्ड। टेम्परेचर इंक्रीज बट माइल्ड, बहुत ही कम होता है।
एनोरेक्सिया जानवर को भूख लगना बंद हो जाती है। सस्पेंडी रूमिनेशन जो स्टमक का हिस्सा होता है, रूमिनेशन उसकी जो मूवमेंट है, जो खुराक को हजम करने के लिए स्टमक कंट्रैक्ट रिलैक्स करता है, वो उसकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। डिप्रेशन जानवर डिप्रेस में चला जाएगा, अकेला बैठ जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा। अडर स्वोलन और जो हवाना होगा उसकी जो सोजिश होना शुरू हो जाएगी, वो साइज़ में बड़ा होना शुरू हो जाता है। हॉट एंड सेंसिटिव और गर्म महसूस होगा, और जब जानवर के हवाने को टच करेंगे तो वो बहुत पेन सी फील महसूस करेगा। लीजन अपीयर ऑन द टीथ एंड अडर, और मोस्टली जो ज़ख़म होते हैं वो हवाने पे या फिर थनों के ऊपर पाए जाते हैं। लीजन ऑन स्क्रोटम एंड इनसाइड थाइस, और बाज़ दफ़ा जो मेल जानवर होता है उसके अंदर अगर काउपॉक्स की बीमारी आ जाए सांड के अंदर, तो उसके अंदर क्या जो टेस्टिस होते हैं उनके ऊपर जो स्किन होती है उसको कहते हैं स्क्रोटम, तो स्क्रोटम के ऊपर भी दाने बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो लेग्स की इंटरनल साइड होती है, टांगों की इंटरनल साइड जो अंदर वाली साइड होती है, उस पर भी जो दाने से हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं इसके डायग्नोसिस की तरफ। इस बीमारी को तशख़ीस कैसे किया जाता है? तो इस बीमारी को तशख़ीस करने से पहले हम क्या करते हैं, स्टिमुलम करते हैं कि जानवर को क्या हुआ था, किस तरह के अलामात नज़र आना शुरू हो गई थी। इसके अलावा फिर हम उसको ज़ाहरी तौर पे जो अलामात मैंने ऊपर बताए हैं वो नज़र आते हैं, तो उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं, तशख़ीस कर सकते हैं कि इसके अंदर काउपॉक्स की बीमारी हो चुकी है। उसके बाद होती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस से मुराद ये होता है कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो ज़ाहरी तौर पर अलामात हैं वो हमें एक जैसी ही नज़र आती हैं, लेकिन अगर एक जैसी अलामात नज़र आएंगी तो उन बीमारियों को डायग्नोस करना, तशख़ीस करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इस केस के अंदर जो काउपॉक्स है, इसको दो बीमारियों से हम क्या कर सकते हैं, शक में आ सकते हैं। इसको ये भी है कि ये है, तो इसका जो शक है वो एक तो FMD हो सकती है कि FMD में भी सेम अलामात नज़र आती हैं, छाले से बनना स्टार्ट हो जाता है माउथ के अंदर, खुरों के अंदर, और इसके अलावा हवाने के ऊपर, थनों के ऊपर। इस केस में भी सेम ही होता है, तो इसको भी हम थोड़ा सा डिफरेंशियल डायग्नोस करना चाहिए। उसके अलावा अडर एम्पेडिगो, अडर एम्पेडिगो जो है इसमें भी हवाने के ऊपर और थनों के ऊपर दाने से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ज़ख़म से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमें ये भी हम समझ सकते हैं कि इसको अडर एम्पेडिगो हो चुकी है। ये एक एलर्जी टाइप रिएक्शन सा होता है जो कि थनों के ऊपर और हवाने के ऊपर पाया जाता है, जिसमें ज़ख़म से हो जाते हैं। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, उससे डिफरेंस करते हैं, मुख्तलिफ करते हैं कि ये बीमारी वो नहीं है बल्कि ये स्मॉल पॉक्स की जिस तरह बीमारी होती है उस तरीके से काउ पॉक्स की ये बीमारी मानी जाती है। उसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट जब हम करेंगे तो मोस्टली हम इसमें ट्रीटमेंट जो करते हैं अलामात की बेस पे करते हैं कि उसको बुखार हो गया तो इंजेक्शन लगा देना चाहिए, क्योंकि ये एक वायरस डिजीज़ है और वायरस डिजीज़ का इलाज नहीं होता, उसमें मोस्टली हम वैक्सीन ही लगवाते हैं। और अगर वैक्सीन अवेलेबल हो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अगर बुखार होगा तो उसको बुखार के ख़िलाफ़ मेडिसिन देंगे। अब स्किन है, स्किन के ऊपर ज़ख़म से हो चुके हैं तो ज़ख़म को भरने के लिए हम उसको एंटीसेप्टिक यानी कि हम पायोडीन वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, उसको ज़ख़म को साफ़ करेंगे ताकि वो आसा ज़ख़म जो है साफ़ होकर वो भरना स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा हम ऑइंटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, कोई मरहम यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह इंसानों के अंदर स्किन के लिए हम डरोमेट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम स्किन के ऊपर ऑइंटमेंट भी, मरहम भी यूज़ कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक्स मैंने पहले बता दी, ड्रोल वगैरह हो जाए तो पायोडीन वगैरह उसको हम स्किन के ऊपर लगाएंगे ताकि ये जरासीम से पाक हो जाए, मज़ीद उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, जरासीम से पाक रहे तो वो स्किन भरना स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें टेट्रासाइक्लिन वगैरह आ सकती है। ठीक है, तो ये बीमारी जो है बहुत ही अहम बीमारी है, इसलिए फार्मर का इसको जानना बहुत ही ज़रूरी था, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप मेरे चैनल को अगर लाइक करते हैं तो दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे जो फार्मर हैं उनको भी मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में पता चल सके। तो इंशाअल्लाह अगली दफ़ा हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।